लास्ट हम लोगों ने ऑप्टिक्स ख़त्म किया है। आज हमें डुअल नेचर का टॉपिक स्टार्ट करना है। डुअल नेचर में इतना ही है जितना तुम्हारे हाथ में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसको 2 टॉपिक में ख़त्म करोगे तुम, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा मैटर वेव्स। 2 टॉपिक में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे। आज देखते जहाँ तक आज होता है, उसके बाद क्लियर करते हैं। देखो, जैसा तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ा तो तुम्हें ये तो पता चलेगा कि भैया लाइट में डुअल नेचर है, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में हाइजेंस ने बताया था कि लाइट वेव्स की फॉर्म में चलती है। अगर मैं बात करूं पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर के लिए मुझे प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़नी पड़ती है। किस किस ने नाम सुना है क्वांटम थ्योरी का? तुम सबने लगभग सुना होगा। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है। हाँ, इन पैकेट्स को क्वांटा, इसको बंद कर दो, इन पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। नाम सुना? और एक क्वांटा या फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, E इक्वल h न्यू। E क्या है? एनर्जी। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। तो ये बात आपने पार्टिकल नेचर में पढ़ी है नहीं पढ़ी? पहले बता दो। तुम्हें वहाँ से दिख रहा है? ना दिख रहा हो तो उधर बैठ जाना। ठीक, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमने सीधी सीधी पढ़ी। इसको कहते हैं पार्टिकल नेचर की। जो लाइट होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो थोड़ा सा फोटोन के बारे में बात करते हैं। तुम में से कौन कौन जानता है फोटोन के बारे में? फोटोन क्या है? प्लैंक के हिसाब से एनर्जी पार्टिकल है। तो प्लैंक ने बताया कि अगर एनर्जी पार्टिकल है तो जो विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करता है। लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आया कि फोटोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गई कि इनकी जो वेलोसिटी है फोटॉन्स की वो किसके बराबर होगी? स्पीड ऑफ लाइट के। अच्छा, आइंस्टाइन का एक बड़ा फेमस रिलेशन है m = m0/1 √1 - v²/c²। हो सकता है इसको अभी तक तुम लोगों ने ना देखा हो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में था। हाँ, एक बार मैं इसको मैग्नेट में मैंने छोटा सा यूज़ किया था, बाकी ये डायमेंशन में था। m क्या है? मास है जब पार्टिकल मूविंग स्टेट में होता है। कब होता है? ये जब रेस्ट स्टेट में होता है। ये पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैं थोड़ी सी इतनी बात तुम्हें बताऊंगा। बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि मास वेरी करता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता। जब चार्ज और मास में डिफरेंस बता रहा था तब वहाँ पे सिचुएशन मैंने बताई थी कि मास जो होता है वो मोशन और रेस्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज मोशन और रेस्ट में चेंज नहीं होता है। चार्ज इनवेरिएंट होता है। तो चार्ज इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। मास वेरिएंट होता है स्पीड के। अच्छा, अब सोचो यहाँ पे v की वैल्यू अगर c के बराबर हो जाए तो m इक्वल क्या आ जाएगा? m0/1 -1 भाई v और c दोनों बराबर हो गए। 1 - 1 हुआ तो m कितना आ गया? इनफाइनाइट। अगर m इनफाइनाइट आ गया तो m0 कितना आ गया? 0। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि फोटोन का जो रेस्ट मास है वो कितना होता है? 0 होता है। फोटोन का मूविंग मास कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो एक प्रकार से वेव है, मास नहीं होता है। बात को समझो। कई बच्चों में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि फोटोन का मास क्या है, किस तरीके से ट्रैवल करता है। तो पहले आप समझो, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इन पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होती है E = h न्यू। अगर मैं फार्मूला देखता हूँ तो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली कि स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ट्रैवल करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये पढ़ ली कि इनका रेस्ट मास 0 होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी आ गई कि इनका जो मूविंग मास होगा वो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, बाकी नोट्स में आपको गिवन है, आप देख लोगे। ना नोट्स तो है ना तुम्हारे पास। अब हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। देखो, नाम से ही क्लियर करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई सपोज करो मेटेलिक प्लेट है, मेटल की सरफेस है, ठीक, इसको एक चलो बैटरी से भी कनेक्ट कर दो।
इस बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर उसका मास इनफाइनाइट होगा तो उसकी ग्रेविटी मूविंग मास ग्रेविटी से इनका कोई मतलब नहीं है, रेस्ट मास तो जीरो ही है ना, तो इसके ग्रेविटी का इफेक्ट डालेगा। इस पर ग्रेविटी आ गया, वो तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर रही है ना लाइट, तो ये तो वेव है, वेव में ग्रेविटी कहाँ जब मास ही नहीं है। मूविंग मास इनफाइनाइट हमने ट्रीट कर लिया कि मैथमेटिकल, आपको रेस्ट मास जीरो, तो बॉडी का मास ही नहीं है तो उसमें ग्रेविटी से क्या फर्क पड़ेगा। होगा क्या, मेटेलिक सरफेस पे मान लो लाइट या यूवी रेज डालो आप, यूवी रेज डाली गई, मास ही नहीं है तो रेस्ट पे कैसे एग्जिस्ट कर जाएगा। रेस्ट मास उसका जीरो, तो जिसका मास ही नहीं तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैटर का तो एग्जिस्टेंस यही है ना कि मास हो और कुछ ना कुछ रखने पे जगह लगे, तो जब मास ही नहीं है तो ना रखने पे जगह लगेगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो मैं क्लियर हो गया ना फोटोन। यहाँ पे चलूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि मान लो कोई मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट में लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट रेज डालो, तो जैसे ही डालोगे तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ ना कुछ करंट आएगी, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इस पूरी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की आपको बात पता होनी चाहिए। क्या होती है कि अगर किसी मेटेलिक सरफेस पे लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट रेज पड़ती हैं तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के इमिशन की इसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आते हैं मीन निकलते हैं सरफेस से, इमिट होते हैं, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इन क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला तो करंट भी आएगी, तो जो करंट आ रही होती है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव था तो इस मेटल प्लेट को तुम पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हो, इसको नेगेटिव ट्रीट कर सकते हो। सही बात है, यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं आई बताओ पहले। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया नहीं आया? दीपांशु क्या होता है बताओ? हाँ, जैसे लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट किसी मेटेलिक प्लेट पे पड़ती हैं तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन शुरू हो जाता है। तो द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, कब? जब उस पर लाइट पड़ी। अब नहीं कोई सी भी लाइट पड़ सकती है, मैंने यूवी रेज का तो एग्जांपल दे दिया। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने पे। अभी ये प्रॉपर्टी हम सारी पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो वायर सारे सरफेस पड़े हुए इनसे इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, तो हकीकत में हमें कुछ ना कुछ उस पर बैटरी भी लगानी पड़ती, वोल्टेज देना पड़ता है, उस वोल्टेज पे निकलने शुरू होते होंगे। अब सोचो, मैं वोल्टेज कम करता चला जाऊँ, कहानी समझना यहाँ से, अब समझने वाली बातें स्टार्ट होती हैं। मैं वोल्टेज कम करता चला जाऊँ यहाँ से तो क्या होगा? वोल्टेज कम करता चला जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो इमिशन होगा वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एक ऐसा वोल्टेज आएगा, नेगेटिव वोल्टेज, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन बंद हो जाएगा। उस नेगेटिव वोल्टेज को कट ऑफ वोल्टेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम? कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले समझो बात को, कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। वर्ड समझ में आया? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल आप ऐसे समझो कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के केस में अगर मैं वोल्टेज को कम करता चला जाऊं, वोल्टेज को कम करता चला जाऊं तो क्या होगा? एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन बंद हो जाएगा। उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम कट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर हुई बात या नहीं? पहले बताओ, हाँ या ना बोलते रहोगे। अच्छा, तो एक हमने पढ़ना पड़ा था बहुत पहले, इक्वल ईवी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी ईवी, है ना? तो कट ऑफ पोटेंशियल के टाइम पे हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे ईवी नॉट। ये वी नॉट जो होगा आपका वो कट ऑफ पोटेंशियल होगा। वी नॉट क्या होगा? कट ऑफ पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। के मैक्स हो सकती है वहाँ पे या के हो सकता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट बोलेंगे। वी नॉट क्या है यहाँ पे? कट ऑफ पोटेंशियल है। तो कट ऑफ पोटेंशियल होता क्या है बताओ पहले? ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बंद हो जाता है, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल।
जी नहीं जीरो पे नहीं होता, क्योंकि जीरो पे तो कुछ लाइट दे रहे थे ना, तो पोटेंशियल को नेगेटिव जाना पड़ता है। क्लियर हुई बात? कोई समस्या? एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है, जो सही लिखा वही पढ़ा रहा हूँ या कुछ और लिखा हुआ है? देखो यही है, द पोटेंशियल डिक्रीजेज व्हेन द पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक करंट आल्सो डिक्रीजेज, द नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, या एमिशन खत्म, इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ बातें करेंगे कि कट ऑफ पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर नहीं डिपेंड करता है। लाइट, यहाँ पे ग्राफ आता है बेटा आपके पेपर में, तो ग्राफ किस तरीके से बनाओगे तुम्हें वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखो कट ऑफ पोटेंशियल क्या है? ऐसा पोटेंशियल जहाँ पे क्या हुआ, इमिशन बंद हो गया, उसको आपने बोला कट ऑफ पोटेंशियल। अब कट ऑफ पोटेंशियल, मान लो ये एक बॉडी है, क्या नाम है यार भूल गया, ऋतिक एक बॉडी है, इसका कट ऑफ पोटेंशियल मान लो -10 वोल्टेज पे स्टॉप कर देता है एमिशन। अब मैं लाइट की इंटेंसिटी मेटेलिक प्लेट पे डाल रहा हूँ, तो उस लाइट की इंटेंसिटी से इसके कट ऑफ पोटेंशियल पे थोड़ी कुछ डिपेंड होगा। इसका -10 वोल्ट पे खत्म हो जाता है केस, तो -10 वोल्ट पे खत्म हो जाएगा। तो लाइट इंटेंसिटी कट ऑफ वोल्टेज पे फर्क नहीं डालती है। कट ऑफ वोल्टेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कुछ बातें एकदम आपको क्लियर समझनी है। लेकिन अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो फ्रीक्वेंसी फर्क डाल देगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फर्क डालेगी, वो मैं आगे तुम्हें चीज़ें अभी समझाऊंगा। तो अगर इंटेंसिटी आ रही है लाइट की, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और कट ऑफ वोल्टेज के बीच में अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो मान लो इसका ये है कट ऑफ वोल्टेज -V0। अब कई सारी इंटेंसिटीज तुमने डाली, तो इंटेंसिटीज के टर्म में ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनता रहेगा। यहाँ पे केस आएगा जो हो सकता है इसके बाद ये सब स्ट्रेट लाइन ही चलने शुरू हो जाए, यहाँ से ये हो सकता है आपको सब ये स्ट्रेट लाइन मिले। इसको कहते हैं सेचुरेशन करंट। करंट क्या हो जाती है यहाँ पे, सेचुरेट हो जाती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी कट ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। मैं लाइट इंटेंसिटी पे ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान रखना। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, बाद में इमिशन उसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बातें तुम जानते हो। अब अगर यहीं पे मैं फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बनाने लग जाऊँ, तो अलग अलग कट ऑफ पोटेंशियल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमको मिलेंगी। ये मान लो -V01 है, ये -V02 है, ये -V03 है, तो ये अलग अलग ग्राफ मिल जाएंगे हमको, ये चीज़ें। ये चीज़ें तो हो सकता है ये सब जाके एक जगह सेचुरेशन में पॉइंट सारा ये मिल जाए। तो ये ग्राफ्स तुमने देख रखे हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है। अब मैं बात करूँगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे किस तरीके से लाइट का डिपेंडेंस होता है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ूँ, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पे इमिशन बढ़ेगा। पूछो कैसे? E=h न्यू बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब न्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाओ, एनर्जी क्या होगा, बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पे इमिशन बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी के घटाने पे इमिशन घटेगा भी, तो सही बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कम करते चले जाओ तो क्या होगा, इमिशन कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी विच कैन इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन समझ में आ गई सबको? क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच कैन इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकती है, केवल इमिट करा दे, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो आप, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के केस में जो वेवलेंथ आती है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। सही बात है, इसमें गलत क्या है? अब बात करते हैं इसकी ग्राफिकल अगर मैं बात करूं तो ये मान लो मैं फ्रीक्वेंसी पे जाता हूँ, ये वोल्टेज पे जाता हूँ। ठीक है, ये वोल्टेज है V मैंने ऊपर बनाया और फ्रीक्वेंसी इधर बनाई। तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे इमिशन नहीं हुआ, धीरे धीरे आगे कहीं ना कहीं इमिशन हुआ। तो सपोज करो यहाँ पे लाइट का इमिशन हुआ, तो ये होगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट।
इस टाइम पे ये जो होगा ये होगा कट ऑफ वोल्टेज। तो अब देखो डिफरेंट मटेरियल्स का कट ऑफ वोल्टेज डिफरेंट होता है। अब अगर दूसरा वोल्टेज ले आए तो हो सकता है दूसरे के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ हो जाए, तो उसका कट ऑफ वोल्टेज भी तो यहाँ कहीं होगा। तो अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करने को आता है तो तुमको समझ में आ गया कैसे आता है, ठीक है। इसका ग्राफ अभी मैं थोड़ी देर बाद और अच्छे से तुमको समझा दूंगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ क्या होती है? ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो क्या कर सकती है, विच कैन इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मेटेलिक सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एमिट करा सकती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दूसरा वर्ड आता है बेटा वर्क फंक्शन। ये तुमने कहीं सीखा है केमिस्ट्री में, झूठ बोल रहे हो कि तुमको नहीं आता। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप बोलते हो वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्लियर? तो इसको अगर मैं W या फाई नॉट से करूं तो फाई नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, बोलो, H न्यू नॉट। भाई E इक्वल H न्यू होता है, वहाँ पे न्यू कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे न्यू नॉट कौन सी फ्रीक्वेंसी लोगे तुम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फाई नॉट इक्वल क्या आ जाएगा, H न्यू नॉट, और अगर मैं इसको और ठीक से काम करने जाऊँ तो HC बाई लैम्डा नॉट। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है तो ये कंडीशन आएगी। तो इस सिचुएशन में लैम्डा नॉट क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन की बात समझ में आई। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी पेपर में कि कई सारे वर्क फंक्शन गिवन होते हैं और तुमसे बोलेगा इतने वेवलेंथ की लाइट आ रही है तो बताओ ये इमिट करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले दो बातें तुम्हें पता होनी बहुत ज़रूरी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा बताओ? ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन करा सकती है या इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से इमिट कर सकती है, हम उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन तुमको कैसा मिलेगा, बहुत प्रॉपर बात समझ लो। समझ में आ रही ना चीज़? अच्छा, बात ये है कि तुम्हें लैम्डा दे देगा और वर्क फंक्शन दे देगा, तुमसे कह देगा अब ये बताओ कि ये इमिट करेगा या नहीं करेगा। तो इस टाइप का जब भी तुम्हारे पास सवाल आता है तो तुमको करना क्या होगा, आप जो लैम्डा गिवन होगा उससे एनर्जी निकालोगे। क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? लैम्डा गिवन होने पे एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, HC बाई लैम्डा। H नहीं होता फॉर्मूला, HC बाई लैम्डा लगा लोगे। तो H क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी निकालोगे। अगर हमारी एनर्जी जो आई वो वर्क फंक्शन के बराबर या ज़्यादा है, रट लो जो बात बता रहा हूँ, वर्क फंक्शन के बराबर या ज़्यादा है तो वो इमिट करेगा। और अगर हमारी आई एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो इमिट नहीं करेगा। भाई वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब वर्क फंक्शन अपने आप में मिनिमम है, उससे भी कम अगर तुम्हारी एनर्जी आ रही है तो कहाँ से हो जाएगा इमिशन, नहीं होगा ना। तो जैसे असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है, आप देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम is incident on two metals A and B. Which metal will emit the photoelectrons if their work functions are 4.2 electron volt and 1.9 electron volt? तो phi A कितना गिवन है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, phi B कितना गिवन है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन इमिट, मतलब कौन सा सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और कौन सा सरफेस नहीं करेगा। क्वेश्चन अच्छा है। अभी मैंने एक ही बात बताई, क्या बताई कि अगर कभी भी आपको वेवलेंथ गिवन हो और वर्क फंक्शन गिवन तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एनर्जी निकालोगे, उस एनर्जी को अपने वर्क फंक्शन से कंपेयर करोगे। अगर आपकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या ज़्यादा आती है तो इमिशन होगा,
और अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम आती है तो इमिशन नहीं होगा। रट्टा मार लिया। वर्क फंक्शन का क्वेश्चन कैसे करना है, तो सबसे पहले एनर्जी निकालने चलो। तो E इक्वल आपने सीधा फॉर्मूला लगाया hc/λ। चलो वैल्यूज बताते रहो। h की वैल्यू 6.63 10⁻34 c बहुत बढ़िया 3500 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 सही है। सॉल्व कर लो इसको। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 119, तो कितना आ गया 19.89 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 8 माइनस 10, तो 10 और 8 कितना होते हैं 18। 34 में 18 चले कितने बचे, अरे 34 में 18 चले कितने बचे -16, -16 में और 2 चले गए भाई, ये और जाके माइनस ही तो होंगे ना, तो -16 अपॉन ऐसे आ गया ना तुम्हारा 3500, यही तो आया। अब 2 क्या करो -4 हो जाएगा, 2 0 और ऊपर जाएंगे तो नीचे आएंगे ना इसके 2 0 हट के 1989। अब क्या सिखा रहा हूँ यार मैं भी। -16 तो कितना आ गया ये 1989 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन 35 कितना आया, इसको सॉल्व करना जरा निकालो कल। हाँ तुरंत फ़ोन निकलेगा इनका, CBSE ने अलाउ कर दिया फ़ोन, कर दिया मैं पूछ रहा हूँ। हाँ कर दिया, तोड़ ताड़ के फेंक दो, कुछ नहीं रखा इन्होंने। 56.82 10⁻20 क्या लिख सकता हूँ इसको 5.6 8 10⁻19 लिख दूँ, बोलो क्या 21 लिखूँ। आपने 20 के लिखा होगा हमें 4 ऊपर जाएगा तो 16 4 20 हो गया। क्या हुआ, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने। सही है। जूल आ गया, ये आ गई एनर्जी, ये जूल में आया है। तुम्हें किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो या तो 2 मेथड यहाँ भी फंसे, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आप जूल में कन्वर्ट कर लो, या जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻19 जूल होते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 10⁻19 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो जी करे वो कर लो। चलो इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेते हैं। 5.68 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कैंसिल हो गया। कितना आया ये 2 0 लग गए यार, मुझे पॉइंट से बड़ा डर लगता है, ऊपर 1 0 लग गया। अब कितना हुआ 568 अपॉन कितना आएगा ये 16 3 48, यहाँ कितने बचे 8 और 8 16 5 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो 4.2 से कम है ना, तो 3.5 हमारा जो 5a 4.2 था इससे क्या है बेटा कम है, तो इमिट करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, इमिशन नहीं होगा। अब मैं अगर देख रहा हूँ तो 1.9 से तो भाई ज़्यादा है, तो जो मेटेलिक B है वो क्या करेगा उससे करेगा, ठीक है। तो यहाँ इमिशन पॉसिबल है, यहाँ इमिशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे होगा, हाँ या ना बोलो, पक्का सॉल्व नोट करना है इसको, हाँ या ना नोट करना है, क्वेश्चन करना है तो कर लो। समझ में आ गई कि अगर वेवलेंथ गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, तुमसे पूछेगा कि इमिशन होगा नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा बताओ। सबसे पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी, वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर या ज़्यादा आती है तो इमिशन होगा, वर्क फंक्शन से कम आती है तो इमिशन नहीं होगा। एक्सरसाइज का 4th और 5th क्वेश्चन भी आप अपने आप ट्राई कर लेना घर पे। अब हम लोग थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कि इमिशन के लॉज किस तरीके से बनते हैं। तो अब तक जो पढ़ा उनको कुल मिला के कंपाइल करना है। अब तक तुमने क्या पढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनका ग्राफ पे डिपेंड कैसे होता है, ये सारी बातें आप पढ़ते रहे, है ना।
तो सबसे पहली बात आती है कि जो रेट ऑफ इमिशन होता है, रेट ऑफ इमिशन समझते हो? तो रेट ऑफ इमिशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे इमिशन उतना ज़्यादा होगा, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कट ऑफ पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप पढ़ के आए हो कि लाइट इंटेंसिटी पे कट ऑफ पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला पॉइंट तो मैंने कंपाइल किया, वो क्या किया कि जो रेट ऑफ इमिशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कट ऑफ पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है। पहली बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई बताओ? रेट ऑफ इमिशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब मैंने दूसरी बात करी, ये सपोज करो मेटेलिक सरफेस, इस पे लाइट तुमने डाली, ऐसे डाली होगी लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन शुरू हो गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे बढ़िया से। कट ऑफ वोल्टेज आपने क्या बताया? इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब ये इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इमिट करा दिया ओवर एंड आउट। मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। रट्टा मारो, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? बोलो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंड किस पे करेगी फिर? फ्रीक्वेंसी पे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। पहली सिचुएशन में क्या किया? रेट ऑफ इमिशन जो है वो डिपेंड करता है किस पे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे कट ऑफ पोटेंशियल सेम रहता है, उसको मतलब नहीं है। दूसरी बात आपने क्या पढ़ी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंडिपेंडेंट होती है, तो किस पे डिपेंड करेगी ये? फ्रीक्वेंसी पे। बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या होगा? इमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी कम करते चले जाओ, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी विच कैन इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे भी आ गए तो क्या होगा? इमिशन नहीं होगा। जैसे ही किसी मेटेलिक प्लेट पे लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन तुरंत इमिट हो जाता है। मीन इनके बीच में कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। देयर इज नो टाइम लैगिंग। एज सून एज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटेलिक प्लेट, इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटेलिक प्लेट, तुरंत सरफेस पे इमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं, इनको आप लोग ध्यान रखोगे। अब इसके बाद अब आइंस्टाइन ना है तो बेकार। आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे दी। भाई फिजिक्स में अगर न्यूटन ना है तो बेकार है, आइंस्टाइन ना है तो बेकार। आइंस्टाइन ने अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। आज का लेक्चर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक तक खत्म करेंगे, तो कल की क्लास में मैं हैं क्या? हाँ, उसको एक्सप्लेन किया था उसने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को बताने के लिए आइंस्टाइन ने प्लैंक का सहारा लिया, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया। आइंस्टाइन ने ये बताया कि प्लैंक बाबू ये बता के गए हैं, क्या बता के गए हैं? कि लाइट जो होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है। इन पैकेट्स को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इतना तो बता के चले गए। तो आइंस्टाइन ने कहा यार जो फोटॉन्स होते हैं ना, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो दो पार्ट्स में यूज़ की जाती है। पहला पार्ट तो ये है कि मेटेलिक सरफेस से फोटॉन्स को इमिट कराना है, और उस एनर्जी का दूसरा पार्ट ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराना है। दोनों बातें समझो। आइंस्टाइन ने बताया कि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है। इन पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं, इनकी एनर्जी h न्यू होती है।
अब ये एनर्जी दो कामों में जाती है। पहला काम क्या है, मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, और दूसरा काम क्या है, उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराना। वर्ड समझ में आ गया? कई बार मैंने समझाया ये बात कि आप दो कामों में करते हो, पहले तो आप इलेक्ट्रॉन को इमिट कराओगे, उसके बाद उसकी एनर्जी बढ़ाओगे। तो अगर मैं इसी बात को कंप्लीट कर लूँ तो जो एनर्जी है एच न्यू, किस किस काम में गई, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एनर्जी कौन सी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन, और दूसरा किस में गई, उसी काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज कराने में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, इसका क्या होता है एच न्यू नॉट, इसको के मैक्स कह दो या हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर कह दो, कह सकते हैं। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर? तो ये एक तुम्हारे पास फॉर्मूला बनता है। अब इसको अपने हिसाब से कंपाइल करते चले जाओ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, ये भी सही है। अभी मैंने बताया था कि इसको मैं ई वी नॉट कह सकता हूँ कट ऑफ पोटेंशियल के टर्म में, कट ऑफ पोटेंशियल के टर्म में कह सकता हूँ, तो न्यू माइनस न्यू नॉट कह सकता हूँ। यहाँ से वी नॉट आ सकता है एच बाई ई, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो कट ऑफ पोटेंशियल की टर्म में ये भी पढ़ना आ सकता है। क्लियर? इसको तो बोल सकते नहीं, सी बाय लैम्डा कर सकते हैं तो। हाँ, वो तो सी बाई लैम्डा कर सकते हो, लैम्डा की टर्म्स में इसको देना दे सकते हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ में आगे नहीं आई इसकी? ये ध्यान रखना कि आइंस्टाइन ने बताया किसके बेसिस पे था। अब इससे लॉस को प्रूफ करो। अच्छा देखो, यहाँ पे कहीं इंटेंसिटी का नाम लिया है, तो इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी पे करती है। सोचो हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी? नेगेटिव। क्या काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव पॉसिबल है? नहीं है, तो इमिशन नहीं होगा। भाई मेटल के अंदर थोड़ी घुसेंगे दोबारा, जहाँ से निकले बाद तुरंत बैक मारे घुस गए, नेगेटिव तो नहीं है ना। तो ये कुछ लॉज के प्रूफ है। यहाँ से आइंस्टाइन ने क्या कर दिया, लॉज के इमिशन के लॉज का प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो इतना तुम्हारा एक लेक्चर में है, दूसरे लेक्चर में मैटर रेडिएशन का है। ठीक है, बंद करो टेस्ट।